गुड आफ्टरनून साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का YCT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुधांशु पटेल आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं करते हैं, यही थोड़ी सी असंतुष्टि है। अपने समस्त मित्रों तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को शेयर किया करिए, वीडियोस के लिंक को शेयर किया करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिल रही, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद भी ये थोड़ी सी निराशाजनक चीज़ें हैं। चलिए खैर छोड़ते हैं, वो चीज़ें होती रहेंगी। आप लोग शेयर करते रहिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और आगे हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और देखिए पहला प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पर्पज और पर्पजेस ऑफ स्टैच्यूरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन आपके सामने बता दिए हैं। क्या कह रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं काय के उद्देश्य। बड़ा क्वेश्चन होता है, आपको पता है कि अब क्वेश्चन भी देख लीजिए, IAS प्री का 2014 का क्वेश्चन है, तो स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है UPSC का, PCS का। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। पहला नंबर कह रहे हैं, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक्स सेफ एंड लिक्विडिटी। बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना है। और तीसरा कहते हैं, टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। व्यवसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना है। और फिर कह रहे हैं, टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मेट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी या वॉल्ट कैश रखने के लिए बाध्य करना। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, बस कूट में दे दिया है, इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में। चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस के बारे में अगर हम बातचीत करें, कह रहे हैं केवल एक सही है, फिर कह रहे हैं 1 और 2 सही है, फिर कह रहे हैं 2 और 3 सही है, और 1 2 3 4 चारों सही। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कूट को पढ़िए और कूट के अनुसार आंसर देने का हम प्रयास करते हैं। अब यहां से आंसर निकल के आएगा आपका। सिंपल सी बात इन्होंने पूछा है कि SRR कह रहे हैं स्टैच्यूरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, या फिर आप कह लीजिए कि सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं को उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में चर्चा करना है। तो उद्देश्य जो है उसमें ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें तो ये कहते हैं, टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस ऑफ द बैंक्स कैन क्रिएट। क्या कह रहे हैं, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रित रखने की सक्षमता प्रदान करना। बिल्कुल से केंद्रीय बैंक नियंत्रण रखने का एक माध्यम जो उपाय करती है, जैसे मैंने आपको CRR के बारे में बताया, मैंने SLR के बारे में बताया, तो यही सब उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से क्या करती है कोई केंद्रीय बैंक जो है वो व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रित रखती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, कह रहे टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ इन लिक्विड एंड लिक्विड। कह रहे बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बैंक्स को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना RBI का प्रमुख उद्देश्य है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता हो बैंकिंग ऑपरेशन में, बैंकिंग की जो कार्य प्रणाली है उसके संचालन में, ताकि लोगों के पास पारदर्शी तरीके से, या जब RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, मौद्रिक नीतियों को बनाती है, तो उनको सही तरीके से संचालित किया जा सके। ऐसी स्थिति में दूसरा वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन तीसरा देखिए, टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। देखिए RBI का कोई उद्देश्य ये नहीं है कि कॉमर्शियल बैंकों को एक्सेसिव प्रॉफिट बनाने से रोका जाए, मतलब अत्यधिक लाभ बनाने से रोकना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं उसका। चाहती है कि लाभ बनाए, वाणिज्यिक बैंक खूब सारा लाभ बनाए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट मेथड से, या आप कहिए कि बिल्कुल अकाउंटेबल, जवाबदेहिता पूर्वक, पारदर्शी तरीके से जितना ज्यादा लाभ बना सकती है तो बनाए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, उसको हटा दीजिए भाई, गलत है क्योंकि RBI मना नहीं करती है ना। और चौथा देखिए क्या कह रहे हैं, टू फोर्स द बैंक्स
टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मेट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी वॉल्ट कैश रखने को बाध्य करना। अब देखिए, बाध्य करना के मतलब आप समझिए क्या है, बिल्कुल समझिएगा। अगर हम कहें एसएलआर के रूप में बैंकों में जो पैसा रखा जाता है वो किस रूप में होता है, कोई हमको बताए? हम आपको बता चुके हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि बैंक्स जो अपने पास अपनी कुल जमा का जो एक निश्चित हिस्सा जो आरबीआई निर्धारित करती है वो अपने पास रखते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में, कुछ इस तरीके के फॉर्म में रखते हैं, ना कि लिक्विड के फॉर्म में। तब लिक्विड की आवश्यकताओं को ये पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन समझिएगा, लेकिन ये समझिएगा, कहने का मतलब कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। तो ऐसी स्थिति में 1 और 2 सही हो जाते हैं और तीसरा वाला क्या है, वो गलत है और चौथा वाला भी गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 1 और 2। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बस समझने की आवश्यकता थी। टफ नहीं था, टर्मोलॉजी थोड़ी सी देखने वाली थी, हिंदी और इंग्लिश को मैच करते हुए पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज, कह रहे अगर ब्याज की दर को घटा दिया जाता है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या कह रहे हैं? डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। फिर कह रहे हैं इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर कह रहे हैं इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। और क्या कह रहे हैं? इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। इंटरेस्ट रेट को अगर डिक्लाइन कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो क्या स्थिति बनती है? देखिए समझिएगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में सरकार के कर संग्रह से कोई संबंध नहीं। इलिमिनेशन मेथड अगर इस्तेमाल करने का प्रयास करें यहां पर, तब देखिए पर कह रहे हैं डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन होता है वो प्रत्यक्षली, यानी कि प्रत्यक्षली का मतलब हम कहें डायरेक्टली, ठीक है, वो रिलेटेड होता है इनकम के, व्यक्ति की आय से। व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा, कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो उतना, तो यह भी खत्म हो जाता है। फिर क्या कहते हैं अगला, देखिए इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। इंक्रीज द टोटल सेविंग, अब देखिए जितनी ज्यादा आय उतनी ज्यादा सेविंग होगी कि नहीं होगी, तो यह वाला भी इससे संबंधित नहीं है। लेकिन अगर इस वाले को देखें, सी वाले ऑप्शन को देखें, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है, मतलब समझिएगा, हम गए बैंक के पास में, पीएनबी के पास गए, पंजाब नेशनल बैंक के पास गए कि भैया हमको एक उद्यम स्थापित करना है और हमको 1 लाख रुपए का ऋण चाहिए। क्या चाहिए? 1 लाख रुपए का ऋण चाहिए। पीएनबी ने कहा ठीक है ले लीजिए। एक सिचुएशन हमारे सामने रखती है कि आपको 15% ब्याज की दर देना पड़ेगा जो आप लोन लेंगे, और दूसरी सिचुएशन बनती है कि आप 7% ब्याज की दर पे करेंगे। तो कम वाली पर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में। इंटरेस्ट रेट कम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। जितना कम इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ये इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, अगर ब्याज की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में जो निवेश व्यय होता है वो बढ़ जाता है। आ गया समझ में? चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा क्या है। 123, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करती है कि, बैंक दर होता क्या बता चुके हैं आपको, हमने बैंक दर के बारे में आपसे ये कहा है कि भैया जब जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, जैसे पीएनबी होता है, जैसे एसबीआई होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा होती है, इस तरीके की जो बैंकें होती हैं, जब दीर्घ काल के लिए आरबीआई से उधार लेती है, तो जो ब्याज की दर का भुगतान इन वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई को किया जाता है उसे बैंक दर बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं।
बोलते हैं बैंक रेट। आप सोचिएगा, बैंक रेट को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऋण वाणिज्यिक बैंक के जो लेती हैं वो महंगा हो जाएगा। महंगा होने का मतलब वो अपने ग्राहकों को, अब आप एक नॉर्मल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जैसे हम और आप पीएनबी के पास गए ऋण लेने के लिए, सामान्य स्थिति है ब्याज 10%, 5% चार्ज करके हमको ब्याज मिल गया पैसा। लेकिन अगर आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो जो हमको पैसा मिलेगा, ऋण मिलेगा, वह भी महंगी दर पर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कह रहे हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। कह रहे हैं ब्याज की बाजार दर की गिरने की संभावना है। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक, ये तो बिल्कुल नहीं कहा है। दूसरा वाला तो बिल्कुल इग्नोर किया है और पहले वाले को भी बिल्कुल इग्नोर किया गया है। लेकिन अगर सी ऑप्शन देखें, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी नहीं, इजी का मतलब होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को फैला देना, मार्केट में लिक्विडिटी को खूब ज्यादा छोड़ देना। इजी का मतलब होता है मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब होगा जब बैंक दर कम होगी। तो यह भी खत्म, बचता ऑप्शन है डी। डी को भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। मनी ये मतलब महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जा रहा है। बताइए किसको समझ में नहीं है, कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा क्या है। 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं देखिए। Which of the following terms indicates a mechanism used by commercial bank for providing credit to government? क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है। वाणिज्यिक बैंक सरकार को कैसे उधार देती है, आप बताइए कैसे उधार देती है। कह रहे हैं कि सीआरआर के जरिए। अब भैया क्रेडिट, कैश क्रेडिट रेशियो, यानी कि कह रहे हैं कि नकदी उधार अनुपात के द्वारा। दूसरा क्या कह रहे हैं, ऋण सेवा दायित्व के द्वारा, डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन के द्वारा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के द्वारा, और चौथा कह रहे हैं स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो के द्वारा। थोड़ा सा आईक्यू का इस्तेमाल करना इस क्वेश्चन में, 1 मिनट का आंसर नहीं है, मतलब जो पढ़ लेंगे अपने आप से। मैंने अभी आपको आज ही की क्लास में बताया कि एसएलआर के रूप में जो बैंक पैसा अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं, जिनका दिन प्रतिदिन में उपयोग नहीं कर सकती है बैंक के, वो किस फॉर्मेट में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स के फॉर्मेट में होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, सरकार के ऋण लेने का उपकरण। अब आपको अपने आप से समझना जाना चाहिए कि भैया कौन सा उपकरण है, तो साविधिक तरलता अनुपात। इनडायरेक्टली रिलेट करके पूछा है ना, समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में इनडायरेक्टली पूछा है बस। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय और विक्रय कौन करता है, आरबीआई करता है, आपको पता है। आरबीआई किसको बेचता है, कॉमर्शियल बैंक्स को बेचता है, खरीदता भी उनसे जब मैच्योर हो जाती है। और ये पैसा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके मार्केट में आता है, या हम कहें सरकार के पास जाता है, तो उसका माध्यम क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय और विक्रय। और जो बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने पास खरीदती हैं आरबीआई से, वो किसके रूप में हिस्सा रखती हैं, एसएलआर के रूप में रख देती हैं। कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है बैंकों को भी। तो ऐसी स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि एसएलआर वाणिज्यिक बैंक सरकार, एसएलआर के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 125 नंबर देखिएगा क्या है। 125 देखिएगा क्या है, बहुत आसान प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं, द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक। कह रहे रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार धनराशि लेते हैं। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन का है, बिल्कुल सही है पहला, रेपो रेट, रिपर्चेज, समझिए बिल्कुल आसान। रेपो रेट अल्पकाल के लिए, जब शॉर्ट टर्म के लिए वाणिज्यिक बैंकें केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जिस दर पर पैसा उधार लेती है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। तो बिल्कुल सही पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहे हैं, अ वैल्यू ऑफ 1 or Gini coefficient in a country implies that there is perfectly equal income for everyone in its population। क्या कह रहे हैं, किसी देश के गिनी गुणांक के एक का मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान। अब देखिए गिनी गुणांक की वैल्यू जो आती है वो 0 से 1 के मध्य आती है,
और जहां पर जीरो वैल्यू होती है वो बताता है कि पूरी तरीके से समानता है, इक्वालिटी है। क्या है? पूरी तरीके से समानता है, इक्वालिटी, ना कि एक पूरी तरीके से असमानता को दर्शाता है। समझिएगा। तो कोरेडो गिनी इटालियन सांख्यिकीविद थे। इन्होंने गिनी गुणांक का मान निकाला और उसके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को जो वैल्यू निकल के आई वो 0 से 1 के मध्य निकल के, 0 परफेक्टली इक्वल को, मतलब पूर्णतः समानता को। ठीक है, तो मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला सही दूसरा गलत, तो ऐसी स्थिति में क्या? ओनली वन सही हो जाएगा। हो जाएगा, समझिए। बिल्कुल आसान सी भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल गिनी गुणांक की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के मध्य होती है, जहां पर 0 जो है वो पूर्णतः समानता को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, जबकि 1 दर्शाता है पूर्ण असमानता को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 126 पर बढ़ते हैं। 126 देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं? द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड टू टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं? बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि SBR स्टैच्यूरी बैंक रेशियो, SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, CBR सेंट्रल बैंक रिजर्व, और कह रहे हैं CLR सेंट्रल लिक्विड रेशियो। अब आप तो यहां पर जिस चीज के बारे में आप पढ़े हो वही चीज यहां पर टिक कर सकते हैं। हमने कहा कि बैंक को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। अब आप समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि CRR के बारे में और SLR के बारे में, और मैंने ये कहा था कि CRR जो होता है, SLR जो होता है, ये किसी वाणिज्यिक बैंक के NDTL का वह हिस्सा होता है, NDTL, और इसमें CRR और SLR के बारे में मैंने आपको रिलेट करके बताया था। CRR के बारे में मैंने कहा था कि यह वह राशि होती है जिसे किसी वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास सुरक्षित रखना होता है, और SLR के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? SLR के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह वह राशि होती है NDTL का जिसे बैंक को अपने ही पास रखना पड़ता है। लेकिन फॉर्मेट क्या होता है? आपको बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब फॉर्म, रूप क्या होता है, किस रूप में? क्या कैश के रूप में रखती है? नहीं, कैश के रूप में नहीं, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखेगी, ट्रेजरी बिल्स के रूप में रखेगी, इत्यादि फॉर्मेट में रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा क्या है, 127 नंबर। 127 नंबर देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है, सेलेक्टिव। तो क्या कह रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, उपभोक्ता उधार का नियमन। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, उधार राशि का नियमन। फिर अगला कह रहे हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, अंतरण अपेक्षाएं, और चौथा कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। आपको बताना है 127 नंबर का आंसर क्या होगा। 127 के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये जो दिए हुए हैं, ये जो तीन हैं, इन तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये RBI के चयनात्मक उधार नियंत्रण के साधन है। क्या है? चयनात्मक उधार नियंत्रण के साधन थे, उधार नियंत्रण के साधन, नियंत्रण के साधन। ये तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों का मतलब उपभोक्ता उधार का नियमन, उपभोक्ता उधार का नियमन, उधार राशि का नियमन और अंतरण या मार्जिन अपेक्षा, ये तीनों के तीनों चयनात्मक उधार नियंत्रण की प्रक्रिया में आते हैं। बल्कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, जो है वो इसका एक हिस्सा नहीं है। 127 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 128 नंबर देखिए, 128 क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन CRR कैश रिजर्व रेशियो बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से। अब CRR में वृद्धि का मतलब आप समझिए क्या है? बैंक जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, RBI के द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जा रही, लागू की जा रही। ऐसी स्थिति में मार्केट से तरलता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो
मार्केट से जब तरलता कम करने का प्रयास किया जाता है तो जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, पीएनबी, एसबीआई जैसी जो बैंकें होती हैं, ये महंगी ब्याज दरों पर क्या करती हैं, हमको आपको पैसा उपलब्ध कराते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, कह रहे बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट डिक्रीज, सरकार के ऋणों में कमी आती है, इससे संबंध नहीं है। मॉनेटरी लिक्विडिटी इन इकोनॉमी डिक्रीजेस, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। देखिए मैच कर लीजिए, सीआरआर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ये तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी। सी भी देख लेते हैं, कह रहे एडिशनल एफडीआई इनफ्लो इन द कंट्री, इससे संबंधित ही नहीं है इसका कोई। इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू डिजायर एरियाज, बिल्कुल इससे भी संबंधित नहीं है। बचा हुआ ऑप्शन बी। हमने आपको बताया कि सीआरआर बढ़ेगा तो मार्केट से लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो हमको आपको जो पैसा उधार लेना होता है बैंकों से, उसकी ब्याज की दर महंगी हो जाएगी। अगला देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर देखिएगा क्या है, कह रहे द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते, भारतीय रिजर्व बैंक को उधार दे रहे हैं। आप सोचिए, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। अब बताइए आप किस दर पर देता है। मैंने आपको कई बार बताया, नहीं बताया? बैंक दर आपको पता है, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, जो एसबीआई, पीएनबी जैसी बैंक होती हैं, ये क्या करती हैं, जब दीर्घकाल के लिए आरबीआई से उधार लेती है, मतलब वाणिज्यिक बैंकें उधार लेती है इस दर पर। और दीर्घकाल रेपो रेट क्या होता है, अल्पकाल के लिए जब वाणिज्यिक बैंकें क्या करती हैं, आरबीआई से उधार लेती हैं। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है, उसे जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा एक प्रकार से भुगतान करना पड़ता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। और ब्याज दर का संबंध हमसे आपसे है, हमारे आप और क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा क्या है। 130 देखिए क्या है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म का ध्यान दीजिएगा, लिक्विडिटी मेंटेन के लिए अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया है, रेपो रेट कहते हैं। अभी की क्लास में जस्ट पीछे 129 नंबर में मैंने आपको बताया अल्पकाल, और दीर्घकाल में इस पर मिलेगा पैसा बैंकों को उधार आरबीआई से। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट आपको पता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई उधार लेती है वाणिज्यिक बैंकों से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। 131 देखिएगा क्या है, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द रेपो रेट। रेपो रेट को कौन रेगुलेट करता है? निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? कौन करता है? कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन और सपोर्ट फंड। अब आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी भारत में रिस्पॉन्सिबल कौन करता है? आरबीआई करती है, उसका संचालन, क्रियान्वयन, रेगुलेशन सब कुछ आरबीआई करती है। तो रेपो रेट किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर देखिए। 132 नंबर देखिएगा क्या है। 132 नंबर क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट रेट वाज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन फॉर। विभेदीकृत ब्याज योजना, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। विभेदीकृत ब्याज योजना 1969 की बात है। आगे चलकर इसी विभेदीकृत ब्याज योजना के तहत भारत में रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना, इस तरीके की जो कृषि के संबंध में ऋण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना इसी प्लान के तहत हुई। तो क्या कह रहे हैं, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। किसके लिए? कह रहे हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्ग के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, बिग एक्सपोर्टर, बड़े निर्यातकों के लिए। आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या होगा। 132 का आंसर क्या होगा? अगर हम 132 के आंसर के बारे में बातचीत करें तो हम आपको बता देते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट रेट जो था वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए, विशेषकर कृषि के लिए ऋण प्रदान करने से संबंधित था।
ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 देखिएगा, 133 नंबर देखिएगा क्या है। बड़ा क्वेश्चन है ये भी, कूट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, समझ में आता है, ताकि तब पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, वन लाइनर तो हो गया, ऐसे ही समझ में आ जाता है, हम इतनी सी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहे फॉर सेवरल पर्पसेस इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन रिड्यूसेस इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। भारत में हाल के वर्षों में ब्याज की दरें अनेक उद्देश्यों से घटाई गई। 2004 का क्वेश्चन है और उस समय के बारे में, ट्रेंड के बारे में पूछ रहे, कह रहे ब्याज की दरें कम की गई हैं। ठीक है, टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टर, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, पहला ऑप्शन कह रहे हैं, है ना, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा कह रहे हैं टू प्रोवाइड चीप लोन्स टू द गवर्नमेंट, सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए। तीसरा कह रहे हैं टू इनकरेज सेविंग, बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या कह रहे हैं, बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा कह रहे हैं टू इलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता कम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ध्यान से सुनिएगा, देखिए लिखा है अंग्रेजी में नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। 133 नंबर का आंसर देखिए क्या हो सकता है। 133 नंबर कह रहे हैं 1 और 2, 1 और 2। अब सोचिए, हमारे साथ में सोचिए थोड़ा सा, 1 और 2 के बारे में सोचिए। भैया क्या पहला सही नहीं है? कह रहे हैं कि निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, पहला कह रहे हैं, अरे भैया क्या सही नहीं है? ये सही है, तो गलत कहां से हो जाएगा? दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहे हैं, टू प्रोवाइड चीप लोन्स टू द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट से संबंध नहीं है, सिंपल सा मतलब समझिएगा। इंटरेस्ट रेट का कम ज्यादा सरकार से संबंधित नहीं है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराने से इसका कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा वाला तो सही नहीं है, पहले समझ लीजिएगा, दूसरा वाला सही नहीं है। ऐसी स्थिति में और आगे बढ़ते, तीसरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं टू इनकरेज सेविंग, बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए। अब देखिए बचत को प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा क्या कह रहे हैं, टू इलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्या कह रहे हैं, आर्थिक असमानता को कम करने। देखिए आर्थिक असमानता को जो कम करने का काम है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा। कैसे करेगी? जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे टैक्स ज्यादा लेगी, जिनकी इनकम कम है उनसे टैक्स कम लेगी, जिनका कंजम्पशन लेवल ज्यादा है उनसे इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेगी, जिनका एक प्रकार से जिनकी इनकम कम है और कंजम्पशन भी कम है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनसे इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी भी कम लिया जाएगा। तो 2 और 4 जो है वो अलग है, बाकी 1 और 3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 और 4 के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो है, अगर 2 और 4 ऑप्शन है तो सही होगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और 2 और 4 ऑप्शन सही, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 134 देखिए क्या कह रहे हैं, रीपरचेज ऑप्शन, रेपो, रीपरचेज ऑप्शन, रेपो इसको कहते हैं। रीपरचेज ऑप्शन पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है, रेपो ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है किसमें किया जाता है। कह रहे हैं कि विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवली के दबाव को कम करने के लिए नहीं, गलत है। 134 देखिए ना, हमारे साथ में मैच करिए, रेपो का क्या संबंध इससे है? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरे का है क्या है, कह रहे टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ हैवी सीलिंग ऑफ द रुपी। भैया एक्सचेंज मार्केट से संबंधित ही नहीं है रेपो, रेपो किससे, मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, कहां एक्सचेंज मार्केट में पहुंच रहे हैं हम लोग। फिर क्या कह रहे हैं, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रुपी इन, अरे भैया एक्सचेंज मार्केट में बता चुका हूं नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या बनेगा, नन ऑफ द एबव। रेपो क्या होता है, रेपो ऑप्शन बताइए हमको कोई। रेपो, रिवर्स रेपो मैं आपको बता चुका हूं। अल्पकाल के लिए जब क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकें उधार लेती हैं आरबीआई से, तो जिस दर पर उधार लेती है, जिस ब्याज की दर पर उधार लेती है, उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135। 135 देखिएगा क्या है, कह रहे बैंक दर का आशय है। अब बैंक दर का आशय क्या है, कह रहे इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर, साहूकार कहां से लेने लगेंगे। कितनी बार तो बैंक रेट बताया, दीर्घकाल के लिए जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। अब देखिए क्या सही, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग संस्थान की लाभ की दर, गलत। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं देखिए
ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अंग्रेजी वाला सही है, ठीक है, अंग्रेजी वाला सही है, हिंदी में यहां पर चीजें थोड़ी सी मिस्टेक है, हिंदी वाला जो है इसको हटाना है, इसको हटा देंगे, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा दीर्घकाल के लिए जो उधार दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को, तो जो ब्याज की दर वसूली जाती है उसे हम बैंक दर कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 136, देखिएगा क्या है 136 देखिएगा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्ज इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए पहला वाले को देखिए, पहला वाला क्या लग रहा है आपको, गलत है, क्यों गलत है, शॉर्ट टर्म का संबंध ही नहीं है बैंक रेट से, बैंक रेट का सीधा संबंध है दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म से, तो पहला वाला हटा दीजिए। दूसरा देखिएगा क्या है, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्ज इट्स क्लाइंट टू फॉर ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। भैया दोनों उल्टा है एक दूसरे के, दोनों उल्टा है, तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। दोनों ही गलत हैं, हम आपको बता चुके हैं दोनों गलत क्यों, बैंक दर दीर्घकाल के लिए और रेपो रेट किसके लिए, अल्पकाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है 137 देखिएगा क्या है, 137 नंबर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से, किसको ऋण देने से, कहने कृषि को, छोटे एवं लघु उद्यम से, दुर्बल वर्ग को, उपयुक्त सभी से। अब आपको हम बता देते हैं, भारत में स्वतंत्रता पूर्व जो बैंकों का विकास हुआ और स्वतंत्रता के बाद 20 वर्षों तक जो विकास हुआ, बेसिकली भारत में जो बैंकों का कंसंट्रेशन था वो केवल और केवल शहरी क्षेत्रों तक फोकस था, ग्रामीण इलाकों में उनकी कोई पहुंच नहीं थी। इसीलिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, 14 बड़े बैंकों का, जिनका पेड अप कैपिटल कितना था, 50 करोड़ रुपए था, जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपए था। और आगे 1980 में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जिनका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए हो गया। और यह नेशनलाइजेशन इस व्यवस्था से संबंधित थी कि लोगों की बचत को बैंकिंग सेक्टर में लाया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और दूर दराज इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग बिहेवियर से परिचित कराया जा सके। इसी दिशा में जब बैंकों का संकेंद्रण केवल कुछ इलाकों तक सीमित था, तो जो ऋण मिलता था जिन भी लोगों को, वो केवल गिने चुने लोगों को मिल पाता था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई ने कुछ कदम उठाए, जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण भी गिना जाता है। और वर्तमान समय में किसी बैंक को अपने कुल ऋण का 40% हिस्सा किसको देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में देना पड़ता है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 40% देना पड़ता है और 40% में 18% अकेले कृषि को देना पड़ता है, एग्रीकल्चर को देना पड़ता है। बाकी ये तीनों भी हैं, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन, ऑप्शन तो डी सही है। लेकिन 40% भारतीय बैंक को जो भारत में ऑपरेटेड है, बढ़िया तरीके से संचालन कर रही है, वो अपने कुल ऋण का 40% हिस्सा इन क्षेत्रों को देगी, इन चारों क्षेत्रों को। और इन चारों क्षेत्रों में भी 18% अकेले केवल कृषि को देगी। और वह विदेशी बैंक जिनकी भारत में शाखाएं कम हैं, 20 से कम शाखाएं हैं, वह अपने कुल ऋण का 32% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देंगे। विदेशी बैंकों के संबंध में दोनों चीजें मैंने आपसे यहां पर क्लियर कर दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 देखिएगा क्या है, क्या है देखिए, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज डेट। क्या कहते हैं, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि, क्या कह रहे हैं, बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कह रहे बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपना कार्यालय खोलने का प्रयास करें। देयर शुड बी अ स्टिफ कंपटीशन एमंग द वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। इंडिविजुअल बैंक्स शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। ऑल द बैंक्स शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट टू मोबिलाइज डिपॉजिट, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, 138 नंबर। और 138 नंबर का आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता देते हैं लीड बैंक की योजना।
देखिए मैं आपको एक बार और बता चुका हूं पीछे की क्लास में, मैंने कहा था लीड बैंक किसी जिले की वह बैंक होती है जिस जिले में किसी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं होती हैं और सर्वाधिक आधार ग्राहक आधार होता है। मतलब आप समझिएगा, सबसे ज्यादा लोग जिस बैंक से परिचित होते हैं तो वह बैंक लीड बैंक होती है। और लीड बैंक का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए ताकि प्रत्येक जिले का भी विकास हो सके। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा क्या है। 139 देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं, इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक इज फिक्स्ड बाय। भारत में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? किसके द्वारा निर्धारित की जाती? कह रहे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। गलत भैया, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें नहीं। फिर यूनियन फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं। फिर क्या कह रहे हैं, भारतीय बैंक संघ, इंडियाज बैंक एसोसिएशन नहीं। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल। प्रत्येक बैंक अपने अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट देती है। वो डिपेंड करता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। हर बैंक का, पीएनबी का अलग होता है, इसीलिए तो सेविंग अकाउंट पर कभी आप इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, हर बैंक का अलग होता है, पीएनबी का अलग होगा, एसबीआई का अलग होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग होगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन 139 का क्या बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखिएगा 140 नंबर क्या है, 140 नंबर देखिएगा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। क्या कह रहे हैं, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। देख लीजिए कितना गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। क्या क्या कार्य शामिल है आपको बताना है। कह रहे हैं कि ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। फिर कह रहे हैं एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ बिल्स, कह रहे हैं वसीयतों के निष्पादन और न्यासी के रूप में कार्य करना। आप सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, किसी भी बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, सिंडिकेट बैंक में, केनरा बैंक में, बड़ौदा में, जो हम पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो हमको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्यों मिलता है? बैंक अपने घर से देगी? नहीं। बैंक क्या करती, जो हमने और आपने पैसा जमा किया है सेविंग अकाउंट में, फिक्स अकाउंट में, उस पैसे को क्या करती है, मोबिलाइज करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में, जहां से बैंक को लाभ प्राप्त होता है, बड़ा लाभ प्राप्त होता है, और उसी लाभ को क्या करती है, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में। ठीक है, तो कहने का मतलब शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भी करती है, शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री। अब प्रतिभूतियों का संबंध समझिए, सरकारी प्रतिभूति हमारे बिहाफ पर ही तो खरीदती है। बैंक के पास अपना कुछ पैसा नहीं होता है, बैंक के पास ग्राहकों का पैसा होता है, उसी को तो मोबिलाइज करती है। तो मतलब पहला वाला सही है। और दूसरा क्या है, कह रहे वसीयतों के लिए निष्पादक एवं न्यासी के रूप में कार्य करती। भैया ओनर नहीं है, वो क्या करती, ओनर नहीं है बैंक। ओनर फंड की, देखो मैंने कहा दो टर्म्स, एक लायबिलिटी होता है और एक होता है एसेट। एसेट और लायबिलिटी के रेफरेंस में मैंने कहा था कि बैंक जो पैसा अपने पास जमा करवाती है लोगों से, मतलब सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वह बैंक की लायबिलिटी होती है, उसको देना पड़ता है। और एसेट क्या होता है, जो उसने निवेश करके रखा होता है, ब्याज के रूप में किसी को पैसा देके रखा होता है, ऋण के रूप में जो पैसा देके रखा होता है, वह बैंक का एसेट होता है। तो अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है, बल्कि यह क्या है, वसीयतों के लिए निष्पादक और तथा न्यासी के रूप में कार्य करती है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 141 देखिएगा क्या है, 141 नंबर क्वेश्चन।